Hello everyone and welcome to this session. Now this is a very important session और इस सेशन पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब तक हमने गेट 2014 तक बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और जैसे बताया था सीरीज़ क्या है, हमारे पास गेट 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी गेट के क्वेश्चंस आए हैं मैं सब उसको कवर कर रहा हूँ। तो इस क्लास में भी हम CPU शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले 1992 से लेकर 2014 तक क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं और अब हमारे पास 2014 से आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। आई होप कि सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ बताना चाहता हूँ। टेक्स्ट बुक इज़ इंडियाज़ बेस्ट फॉर गेट। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सुपर टीचर्स मिलते हैं, ऐसे टीचर्स जिन्होंने खुद से टॉप रैंक से गेट एग्जाम को क्लियर किया था, उसके बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी और इन स्टूडेंट्स ने भी टॉप रैंक से गेट एग्जाम को क्लियर किया है। अब वो सभी सुपर टीचर जो है वो टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहे हैं, आप उनकी क्लासेस को यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने सुपर कोचिंग को बनाया था, यानी कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन को एक साथ क्लब किया और आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाए जहाँ से ईजिली आप गेट एग्जाम को क्लियर कर पाए। यानी कि अगर मेरा कोई क्लास है, जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास आप यहाँ से देख रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरी सारी क्लासेस आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा शिफाली मैम की क्लासेस भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक की क्लासेस भी देख सकते हो, इवन गेट फॉर्म की क्लासेस भी देख सकते हो, डिजिटल एजुकेशन की भी क्लासेस मिल सकते हैं। तो इंडिया के जितने भी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो सभी क्लासेस भी आप यहाँ से देख सकते हो और जो आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जहाँ से ईजिली गेट एग्जाम को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आपको 10 से ज़्यादा सुपर टीचर की क्लासेस मिलेगी और इनके 10 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज भी आपको यहाँ से मिलेंगे और एडिशनली आपको 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलता है, 80 से ज़्यादा स्टडी नोट्स मिलता है, 300 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलता है और कभी भी आपको डाउट है तो यहाँ से क्विक डाउट रेजोल्यूशन भी आपको यहाँ से मिलता है। You can see my name. My name is Himanshu Kaushik. I'm the founder of Digimento Education. मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम को 2011 में पहली बार मैंने क्लियर किया था, यानी कि आज से 11 साल पहले। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप रैंक से गेट एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। मैंने इंडिया के जितने भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं सभी के साथ मैंने काम किया है और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, आपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे। एक रिसेंटली आपने कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे विद ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 30, ऑल इंडिया रैंक 60। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको मैंने पढ़ाया था। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं और मेरी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप इस बेनिफिट को ले पाए। ओके, और इसके अलावा टेक्स्ट बुक के बहुत सारे सुपर टीचर की क्लासेस आप देख सकते हो, जैसे शिफाली मैम की क्लास आपने देखी होगी या फिर दीपक सर की क्लासेस भी मिलेगी आपको यहाँ से, इरफान अली सर की क्लासेस भी मिलेगी और अतुल सर की क्लासेस भी आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं देन प्लीज़ यूज़ माई कूपन कोड HKaushik so that you can get maximum discount. Okay, so I hope you like the session. Now let's start this session. और आज इसमें हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर्दी का मौसम आ चुका है और आ गई है सुपर विंटर सेल। अगर आप भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, गेट, स्टेट पीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया बेहतरीन ऑफर। सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा 90% तक का ऑफ और साथ ही साथ मिलेगी 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। So consider that we have 3 processes. The first process is P1, the second one is P2 and then we have P3. तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस हमारे पास है P1, दूसरी प्रोसेस है P2 और फिर है हमारे पास प्रोसेस P3. Now the completion order of the 3 processes under the policies of FCFS एंड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स, यानी कि हमारे पास जो 3 प्रोसेसेस हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। विल एग्जीक्यूट दीज 3 प्रोसेसेस और उसके अंदर हमें 2 शेड्यूलिंग हमने यूज़ किया है। पहला है हमारे पास FCFS और दूसरा है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, जिसका जो क्वांटम टाइम है वो यहाँ पर 2 है। अब इसमें से पूछा गया कि विच वन इज़ द करेक्ट वन, कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। तो लेट अस सॉल्व दिस वन। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे FCFS एल्गोरिथम के साथ। ओके, तो इन FCFS आई एम गोइंग टू क्रिएट अ गैंट चार्ट
एंड दिस इज एट टाइम 0। सो चेक कीजिएगा, जब भी आप FCFS एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रीएम्प्टिव नहीं होती, राइट, देयर इज नो प्रीएम्प्शन यहाँ पर नहीं होती। सो दैट मीन्स एट टाइम 0 वी हैव ओनली वन प्रोसेस विच इज़ P1। तो हम सबसे पहले P1 प्रोसेस को हम यहाँ से शेड्यूल करेंगे और 0 से लेकर 5 तक ये प्रोसेस हमने एग्जीक्यूशन हुआ, राइट। अब उसके बाद अब हमारे पास टाइम 5 पर दोनों प्रोसेस P2 और P3 दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, बट बिकॉज हमारे पास FCFS एल्गोरिथम है, यानी कि जिसका अराइवल टाइम है उस अराइवल टाइम के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि अब उसके बाद मैं प्रोसेस P2 को शेड्यूल करूँगा और इसका जो कंप्लीशन टाइम जो यहाँ पर रहेगा दैट विल बी 12, और फिर उसके बाद हम प्रोसेस P3 को शेड्यूल करेंगे और P3 जो प्रोसेस है इसका जो बर्स्ट टाइम होगा वो यहाँ पर 4 है, यानी कि इट विल बी 16, राइट। तो यानी कि FCFS एल्गोरिथम का जो ऑर्डर रहेगा दैट इज P1, P2 एंड P3, राइट। और चेक करो, पहले ऑप्शन में दिस इज़ परफेक्टली फाइन, राइट, बी में ये मैच नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में ये हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम FCFS को देख सकते हो कि डायरेक्टली जो करेक्ट आंसर जो है ए और सी में से एक आंसर यहाँ पर होने वाला है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए हमें क्यू की ज़रूरत होगी, राइट। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर क्यू, as well as I'm also going to use this Gantt chart, okay, this is Gantt chart। तो फर्स्ट आपके पास प्रोसेस P1 है क्योंकि टाइम 0 पर एक ही प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल था, और ध्यान देना यहाँ पर जो क्वांटम टाइम है वो यहाँ पर 2 है। तो यानी कि सबसे पहले P को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और टाइम 0 से लेकर टाइम 2 तक मैंने इस प्रोसेस P1 को हमने शेड्यूल किया, ओके, यानी कि इसका जो यूनिट टाइम बचेगा यहाँ से दैट विल बी टोटल 3। अब इस इन बिटवीन यहाँ पर बीच में आपके पास प्रोसेस P2 यहाँ से आ चुका था, और जैसे ही प्रोसेस P1 को हमने निकाला तो हमने प्रोसेस P1 को भी P2 के बाद हमने प्रोसेस P1 को हमने शेड्यूल पे हमें क्यू में हम इसको डाल दिया। अब दोबारा से हम यहाँ से प्रोसेस P2 को रिमूव करेंगे, तो P2 को हमने शेड्यूल किया 2 से लेकर 4 तक, तो यानी कि इसका जो बर्स्ट टाइम जो बचेगा दैट विल बी 5, और फिर हम इन बिटवीन आपके पास प्रोसेस P3 यहाँ पर आ चुका है, और फिर मैं यहाँ से प्रोसेस P2 को हम लोग यहाँ से देंगे, ओके। अब उसके बाद देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस P1। तो हम लोग यहाँ से दोबारा से प्रोसेस P1 को हम निकालेंगे, प्रोसेस P1 को शेड्यूल करेंगे 2 से लेकर 6 तक, और इसका जो बर्स्ट टाइम निकलेगा दैट विल बी 1, और फिर दोबारा बिकॉज ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं दोबारा से इसको मैं यहाँ से शेड्यूल क्यू में डाल दूँगा, ओके। नेक्स्ट आपके पास होगा P3। तो P3 को हमने यहाँ से निकाला और P3 को हमने शेड्यूल कर दिया 6 से लेकर 8 तक, तो इसका जो बर्स्ट टाइम होगा दैट विल बी 2, ओके, और बिकॉज हम दोबारा से इसको क्यू में हमने यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से प्रोसेस P2 आएगा, और P2 का जो बर्स्ट टाइम निकलेगा दैट विल बी 3, और हम दोबारा से इसको क्यू में हम इसको डाल दिया है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन हियर इज़ P1। तो हमारे पास P1 आएगा और P1 को हमने शेड्यूल किया, राइट, तो यानी कि दिस इज़ 10 और ये होगा हमारे पास 11, ओके। और 11 के बाद हमने प्रोसेस P1 को जो इसका बर्स्ट टाइम होगा वो 1 होगा और वो यहाँ से कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी, ओके। उसके बाद हम प्रोसेस P3 को शेड्यूल करेंगे, और P3 का जो यहाँ पर जो अराइवल टाइम है वो 3 है, अगेन इसका जो बर्स्ट टाइम है वो यहाँ से 2 रहेगा, तो यानी कि मैं प्रोसेस P3 को शेड्यूल करूँगा 11 से लेकर 13 तक, और इसका जो काम है वो यहाँ से फिनिश हो गया। अब उसके बाद दोबारा से मैं प्रोसेस P2 को शेड्यूल करेंगे, राइट, टिल 15, और फिर यानी कि इसका बर्स्ट टाइम निकलेगा यहाँ से 1, और फिर दोबारा से मैं यहाँ से प्रोसेस P2 को हम निकालेंगे टिल 16, राइट। तो ये इसका ऑर्डर यहाँ पर रहेगा, ओके। तो यानी कि जो ऑर्डर हमारे पास है पूरा ऑर्डर देखो, सबसे पहले हमने P1 को किया, फिर हमारे पास P2 आया, फिर हमने P1 को किया, फिर यहाँ पर P3 है, फिर आपके पास P2 है, फिर दोबारा से P1 है, देन वी हैव P3 एंड देन वी हैव P2, ओके। नाउ बिकॉज दे आर आस्किंग कि इसमें से किस ऑर्डर पे इनका फिनिश हुआ है, विच प्रोसेस इज़ फिनिश्ड। तो सबसे पहले अगर मैं P1 को चेक करूँगा, ठीक है, तो P1 कब फिनिश हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर 11 पे, और फिर जो प्रोसेस P2 है वो कब फिनिश हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर 16 पे, और फिर जो प्रोसेस P3 है वो फिनिश होगा एट 13, ओके।
यानी कि किस ऑर्डर पे हुआ है, तो ऑर्डर आप यहाँ से देख सकते हो। यानी कि सबसे पहले हमने P1 को किया, फिर यहाँ से P3 को किया और फिर यहाँ से P2 को किया। यानी कि अगर आप चेक करेंगे द करेक्ट आंसर विल बी सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि पहले हमने P1 को किया, फिर हमने P3 को किया और फिर यहाँ से P2 को किया। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर होगा। ओके राइट, नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us solve the next question. So this is again a question, ये गेट 2014 का क्वेश्चन है और ये 2014 का जो क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हम इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस, आपके पास कुछ प्रोसेसेस हैं दैट नीड टू बी शेड्यूल्ड ऑन द सिंगल CPU, ऑल द टाइम्स आर गिवन इन द मिली सेकेंड। ओके, तो आपके पास कुछ प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस है आपके पास A B C D E, उन सब का अराइवल टाइम गिवन है और सबका एग्जीक्यूशन टाइम भी यहाँ पर गिवन है। यूजिंग द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम, द एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस इज, इसका जो एवरेज प्रोसेस अराउंड टाइम यहाँ पर क्या है। सो अगर आप चेक करते हैं यहाँ से, सो वी हैव दीज प्रोसेसेस और जो शेड्यूलिंग हमारे पास है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम है, तो यानी कि यहाँ पर प्रीएम्पशन हो सकता है। तो मैं इसको गैंट चार्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दिस इज टाइम 0। ओके, सो टाइम 0 पर आपके पास टाइम 0 वी हैव ओनली द वन प्रोसेस इज प्रोसेस A। हमने प्रोसेस A को हमने यहाँ से शेड्यूल किया और चेक करना कि जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है वो आ रही है आपके पास 3 पर, राइट। यानी कि मैं 0 से लेकर 3 तक मैंने इस प्रोसेस A को मैंने शेड्यूल किया और उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम निकलेगा यहाँ से दैट विल बी 3 ओनली, तो यहाँ से 3 निकलेगा। अब उसके बाद आप चेक करो, अब हमारे पास 2 प्रोसेस अवेलेबल है, एक A भी है और B है और इन दोनों में सबसे छोटी बर्स्ट हमारे पास किसका है, सो वो है आपके पास B। तो मैंने B को शेड्यूल किया टिल टिल 5 और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब चेक करो यहाँ से 1 और 5 ये दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, इन दोनों में से A जो है वो छोटी प्रोसेस है, तो मैं दोबारा से A को शेड्यूल करूँगा और वो होगा 8 से लेकर 6 तक और उसका काम जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल है जो कि यहाँ पर C है, तो मैं C को शेड्यूल करूँगा और इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो यहाँ पर 4 है, तो यानी कि मैं 6 से लेकर 10 तक मैंने C को शेड्यूल किया, इसका काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद टाइम 10 तक अब हमारे पास दोनों प्रोसेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन दोनों में से सबसे छोटा एग्जीक्यूशन टाइम है वो यहाँ पर E है, तो मैंने E को शेड्यूल किया टिल 13 और इसका काम फिनिश हो चुका है। और फाइनली हम लोग यहाँ से D को शेड्यूल करेंगे और उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ से निकलेगा दैट विल बी 19, राइट। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन फाइंड आउट, राइट। तो इफ़ लेट मी चेक इफ़ आई हैव एनी मिस्टेक, एक बार मिस्टेक हम लोग चेक कर लेते हैं इसके ऑर्डर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 0 से लेकर 3 तक किया, फिर हमारे पास 3 आया एंड फिर हमने A को हमने किया था, लेट मी चेक अगेन, तो A जो है सो पहले A को किया और B को किया और उसके बाद जो 3 टाइम बचा था, राइट, तो यानी कि हमने इस केस पे आई थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक, राइट। तो यहाँ पर आपके पास 8 आया था, राइट, 8 के बाद दिस इज़ 12, देन वी हैव 15 एंड दिस इज समथिंग विच इज़ 21, राइट। तो बिकॉज यहाँ पर एक छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक थी यहाँ से, ओके। सो इन दिस केस यू कैन फाइंड सबका जो कंप्लीशन टाइम क्या होगा, तो A का जो कंप्लीशन टाइम है A का वो होगा आपके पास 8, फिर B का कंप्लीशन टाइम होगा 5, फिर C का कंप्लीशन टाइम होगा यहाँ से विच इज़ 12, ओके। और फिर आपके पास D का जो कंप्लीशन टाइम है 21 है और E का हमारे पास होगा दैट इज़ 15, ओके। सो व्हाट इज़ योर टर्न अराउंड टाइम, सो टर्न अराउंड टाइम इज़ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, okay. So 8 minus 0 is 8, then 5 minus 3 is 2, then we have 12 minus 7 is 12 minus 5 is 7, 21 minus 7 is 14 and this is representing 5. तो सबको ऐड करो, so 8 plus 2 plus 7 plus 14 plus 5 divide by, तो वी हैव 5 प्रोसेसेस, तो इसको 5 से हम निकालेंगे, तो चेक करो ये होगा आपके पास 17 प्लस दिस इज 19 डिवाइड बाय 5, सो विच इज़ 36 डिवाइड बाय
5, राइट। तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 5, और जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी, आई थिंक दिस वैल्यू इज 7.2. तो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर विल बी 7.2. 7.2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन वेरी इजी. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इवन छोटा सा मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड आउट, राइट. सो आई होप यू लाइक इट. नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. क्या आपके पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम यहाँ पर है, और जिसके अंदर प्रीएम्प्टिव अवेलेबल है, यानी कि प्रीएम्प्शन यहाँ पर हो सकता है. कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद अराइवल टाइम्स एंड द सीपीयू बर्स्ट इन दिस मिली सेकेंड. तो हमारे पास एक अराइवल टाइम यहाँ पर गिवन है. ओके, अब इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ दिस प्रोसेस. जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सबका एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर क्या है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके, तो नाउ लेट अस सॉल्व इट. अब इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट. तो as you can see here, this is Gantt chart. So at time 0 पर सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर प्रोसेस P1 है, जिसको हमने शेड्यूल किया. अब ध्यान देना, जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी वो टाइम 2 पर आएगी, यानी कि 0 से लेकर 2 तक मैंने प्रोसेस P1 को शेड्यूल किया, तो इसका जो बर्स्ट टाइम निकलेगा दैट विल बी 10. ओके, अब उसके बाद टाइम 2 के बाद, राइट, अब इन दो टाइम पर P1 और P2 दोनों प्रोसेस अवेलेबल है, बट बिकॉज होता है कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट टाइम एल्गोरिथम को यूज़ करना है, यानी कि इन दोनों में से जो सबसे छोटी साइज़ जो प्रोसेस यहाँ पर रहेगी वो होगी यहाँ पर 4. तो मैं दोबारा से P2 को मैंने शेड्यूल किया. अब ध्यान देना, इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस भी आएगी ना, उसका साइज़ बड़ा ही होने वाला है. तो मैं 2 से लेकर टिल 6 तक मैंने पूरी प्रोसेस को मैंने शेड्यूल कर दिया, और उसका काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है. अब उसके बाद मेरे पास दो ही प्रोसेस अब अवेलेबल है. एक प्रोसेस है P1 और साथ साथ एक प्रोसेस P3 जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, और इन दोनों में से जो सबसे छोटा बर्स्ट टाइम है वो यहाँ पर 6 है. तो यानी कि मैंने प्रोसेस P3 को शेड्यूल किया 6 से लेकर टिल 12, राइट. ध्यान देना, मैंने इस प्रोसेस P4 को मैंने ही किया है, क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 8 पर आने वाला है, लेकिन वो इसका जो साइज़ है वो फिर भी बड़ा ही होगा. तो मैं P3 को कम्प्लीटली मैंने इसको शेड्यूल किया. ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब हमारे पास P4 और P1, अब ये दो ही प्रोसेस अवेलेबल है, और सबसे छोटा जो प्रोसेस होगा यहाँ पर वो P4 है. तो मैंने P4 को शेड्यूल किया 12 से लेकर टिल 17, और फिर यहाँ से हमारे पास P1 आएगा, राइट. इसका काम जो है फिनिश हो चुका है, P1 बचा हुआ है, तो मैं इसको 27 पे मैं इसको कंप्लीट करूँगा. ओके, तो यानी कि इन सभी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम हम निकाल सकते हैं. जैसे प्रोसेस P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो होगा यहाँ पर 27. ओके, नेक्स्ट द कंप्लीशन टाइम ऑफ P2. तो P2 हमारे पास आएगा टिल 6. ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस P3 का, सो दिस इज़ 12, और उसी तरीके से हमारे पास जो प्रोसेस P4 है, P4 का कंप्लीशन टाइम इज़ 14. इन सभी केस में फाइंड द टर्न अराउंड टाइम. सो टर्न अराउंड टाइम इज़ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि 27 माइनस 0 इज़ 27, 6 माइनस 2 इज़ 4, 12 माइनस 3 इज़ 9, 17 माइनस 8 इज़ 9. ओके, और इन सभी का वेटिंग टाइम, सो वेटिंग टाइम इज़ योर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. सो 27 माइनस 12, तो दिस इज़ 15. Then 4 minus 4 is 0, 9 minus 6 is 3, 9 minus 5 is 4. So सबका एक एवरेज निकालना है, तो यानी कि सबको ऐड कर लो, तो आपके पास आएगा 15 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से 22, और 22 को डिवाइड करो 4 के साथ, तो आई थिंक दिस वैल्यू यू कैन फाइंड इज 5.5 ms. तो 5.5 ms इसकी वैल्यू आएगी. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, राइट. ये इसका आंसर यहाँ पर आएगा, विच इज़ 5.5 ms. ओके, सो आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है गेट 2014 का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी था. ओके, तो चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब अपने क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, राइट. तो द अराइवल टाइम एंड द प्रायोरिटीज एंड ड्यूरिंग ऑफ द CPU एंड IO burst ऑफ ईच ऑफ दिस 3 प्रोसेसेस. आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं. एक प्रोसेस है यहाँ पर P1, एक प्रोसेस है P2, और एक प्रोसेस है यहाँ पर P3, राइट. फॉर ईच प्रोसेस
हैज़ ए CPU बर्स्ट फॉलोड बाय IO, यानी कि हर एक के पास आपके पास एक CPU आपके पास है, यानी कि बर्स्ट ड्यूरेशन आप यहाँ से यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ आपको बर्स्ट ड्यूरेशन आपको मिलेगा यानी कि IO, और फिर आपके पास दोबारा से हम इसको CPU को एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, assuming that each process has its own IO resources, the multi-programmed operating system uses preemptive priority scheduling, यानी कि हमारे पास preemptive priority scheduling है, यानी कि हर एक प्रोसेस के पास कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ यहाँ पर गिवन है. What are the finish times of these processes, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोसेस है जैसे P1, P2 और P3, ये सभी प्रोसेस है किस टाइम पर ये सारी यहाँ से कंप्लीट होगी, ओके, फिनिश होंगी. ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बट आई थिंक यस, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, राइट. तो विल स्टार्ट विद अ गैंट चार्ट. ओके, दिस इज गैंट चार्ट, और इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है तो हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, अब ध्यान दो, हम सबसे पहले हमने प्रोसेस P1 अवेलेबल है और इसकी अराइवल टाइम 0 है, राइट. पहली प्रोसेस P1 अवेलेबल है टाइम 0 पर, बट अब तक इसकी प्रायोरिटी बारे में मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है. अगली जो प्रोसेस आएगी 2 पर आएगी, तो हमने टाइम 0 से हमने प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया, और ध्यान देना इस केस में इसकी प्रायोरिटी 2 है, लेकिन इस केस में ड्यूरिंग बर्स्ट ड्यूरेशन टाइम जो है वो यहाँ पर सिर्फ 1 है, यानी कि प्रोसेस 0 से लेकर 1 तक मैंने प्रोसेस P1 को मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया, और फिर इसका जो बर्स्ट टाइम है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी टाइम 2 पर, यानी कि टाइम 1 से लेकर और 2 तक हमारा जो सिस्टम है वो आइडल रहेगा. दिस इज़ आइडल, राइट. और उस टाइम पर हम IO बर्स्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि टिल टाइम 4 हम 1 यूनिट ऑफ टाइम तक हमने प्रोसेस P1 का बर्स्ट ड्यूरेशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, अब उसके बाद टाइम 2 पर प्रोसेस P2 अब अवेलेबल है, ठीक है, और इसको हमने 1 टाइम तक ही हम इसको एग्जीक्यूट किया है. रीज़न क्या था, क्योंकि इसके बाद P3 आएगा जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है. P2 की सबसे कम प्रायोरिटी है, तो टाइम 2 से लेकर 3 तक हमने प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट किया, तो इसका जो बर्स्ट टाइम होगा वो यहाँ पर 2 बचेगा, और इस समय पर ये वाले जो प्रोसेस P1 थी इसका IO आउटपुट जो है एक टाइम तक हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, अब हमारे पास प्रोसेस P3 अवेलेबल है और उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो मैं इस केस में प्रोसेस P3 को मैं यहाँ से शेड्यूल करूँगा, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 2 है, तो मैंने कि 2 से लेकर 5 तक मैं इस प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट करूँगा, तो इसका बर्स्ट टाइम CPU टाइम इसको फिनिश हो जाएगा, इनके 0 हो जाएगा, और मीनवाइल प्रोसेस P1 जो है इसका IO पैरेलली यहाँ से चल रहा होगा. ओके, अब उसके बाद क्या है कि हमारी जो प्रोसेस P3 का CPU बर्स्ट यहाँ से कंप्लीट हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, इस समय पर हम प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा से. हमने प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट किया 5 से लेकर 6 तक, तब तक चेक कीजिएगा प्रोसेस P2 का जो CPU टाइम है वो अब यहाँ से बचेगा 1. ओके, और पैरेलली जो प्रोसेस P1 है उसका भी जो IO है वो यहाँ से फिनिश हो जाएगा. अब ध्यान देना इस समय पर इस टाइम 6 पर दोबारा से एक प्रोसेस जो है अब यहाँ से P1 अवेलेबल है, क्योंकि P1 की प्रायोरिटी जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस P2, राइट. क्योंकि प्रायोरिटी P1 जो है वो 2 है और प्रोसेस P2 की जो प्रायोरिटी है वो है 3 है, वो है सबसे कम है, यानी कि इस समय पर मैं इस प्रोसेस P1 को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और मीनवाइल अगर आप चेक करोगे यहाँ से प्रोसेस P3 का भी जो बर्स्ट टाइम है वो यहाँ से हमने यूज़ कर दिया था. तो अब यहाँ से मैं प्रोसेस P1 को मैं यहाँ से शेड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है. तो हम इसको टाइम 8 तक हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम बचेगा अब बचेगा यहाँ से 1, और मीनवाइल प्रोसेस P3 का जो IO है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो चुका है. अब उसके बाद दोबारा से अब यहाँ पर P3 जो है हम CPU में अवेलेबल है और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है. अब मैं प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट करूँगा 8 से लेकर 9 तक,
और इसका बर्स्ट टाइम अब हो जाएगा यहाँ से 0। अब उसके बाद हमारे पास प्रोसेस P1 अवेलेबल है, तो मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया 9 से लेकर 10 तक, इसका बर्स्ट टाइम हो जाएगा अब यहाँ पर 0। अब उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ अब मेरे पास P1 और P3 वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सिर्फ प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैंने P2 को एग्जीक्यूट किया टिल 8 से लेकर 11 तक। ओके, तब इसका जो बर्स्ट टाइम है वो यहाँ से कंप्लीट होगा। ओके, अब मीनवाइल जो प्रोसेस P2 है, अब उसके बाद उसको IO करना है, वो भी 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो यानी कि हम 11 से लेकर 14 तक सिस्टम जो है वो यहाँ से आइडल हो जाएगा। ओके, और इसका बर्स्ट टाइम हो गया फिनिश। अब फाइनली हम प्रोसेस P2 को हम एग्जीक्यूट करेंगे टिल 14 से लेकर 15 तक, और इसका IO जो है वो भी यहाँ से फिनिश हो चुका है। यानी कि अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर इस पूरे केस में तो प्रोसेस P1 कब फिनिश हो रहा है, वो P1 जो है वो फिनिश हुआ 10 पे। ऐसे ही प्रोसेस P2 वो कब फिनिश हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर 11 पे। और प्रोसेस P3 वो कब तक एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, टिल 15। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारे पास रहेगा। ओके, और आई थिंक यू कैन सी दैट। और यहाँ से कौन सी प्रोसेस जो है किसके अंदर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हम प्रोसेस P2 और P3 को हमने यूज़ करा था, तो ये यहाँ से मैच नहीं हो रहा। उसी तरीके से प्रोसेस B, अब B भी जो है वो यहाँ से मैच नहीं हो रहा है। ऐसे ही C जो है वो भी मैच नहीं कर रहा है, और D जो है वो भी यहाँ से नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब है ऑर्डर एक बार चेक कर लेते हैं। फिनिशिंग टाइम है ना, तो हमारे पास P2 फिनिश होगा टिल 11 to 14 एंड दिस इज़ 15, राइट। तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यही टाइम यहाँ से आ रहा है, राइट, विच इज़ फिनिशिंग टाइम ऑफ P1 इज़ 10, P2 इज़ 11 एंड P3 इज़ 13। ओके, बट अगेन व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द फिनिशिंग टाइम, तो फिनिशिंग टाइम तो हमारे पास इधर यही हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये जो आंसर है मेरा वो यहाँ से सही आंसर होगा। ओके, सो द ओनली ऑप्शंस यही मुझे यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो दिस आई थिंक दिस इज सम मिस्टेक विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, और ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक कर लेते हैं। सो दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैंग शेड्यूलिंग, रेट मेटोनिक शेड्यूलिंग। ये इस समय पर गेट के सिलेबस में नहीं है, तो अब हम इसको इस समय पर इसको हमें कवर नहीं करेंगे, बट इन फ्यूचर आई टेल यू द आंसर। मैं इसका आंसर कैसे करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ से बताऊँगा। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is a question from GATE 2007. An operating system uses shortest remaining system time, यानी कि SRT algorithm को हमने यूज़ किया हुआ है। Now consider the arrival time and the execution time of each of these processes. जितनी भी processes हैं उनका arrival time और execution time हमारे पास given है। What is the total waiting time of the process P2? तो P2 का जो waiting time क्या हो रहा है, और ध्यान देना ये हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से हम इसका गैंट चार्ट को हम लोग बनाएंगे। सो टाइम ज़ीरो पर सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है जो कि P1 है, और अगली जो प्रोसेस आ रही है यहाँ पर वो 15 पर है, राइट। और बिकॉज यहाँ पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे छोटी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर P1 ही रहेगी। तो P1 को हम 0 से लेकर 15 तक हमने एग्जीक्यूट किया, तो उसका टाइम बचेगा 5, और अभी भी सबसे छोटी है तो मैं P1 को ही एग्जीक्यूट करूँगा टिल 20। ओके, तो इसका बर्स्ट टाइम हो जाएगा यहाँ पर 0। अब उसके बाद टाइम 20 तक अब अभी भी सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है, और वो है P2। तो मैं P2 को एग्जीक्यूट किया है, और इसका जो बर्स्ट टाइम है अगली जो प्रोसेस आएगी वो 30 पर है। तो यानी कि मैं इसको 30 तक मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ से जो प्रोसेस P2 है इसका बर्स्ट टाइम बचेगा यहाँ से
15, क्योंकि वो 1 यूनिट ऑफ टाइम हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। अब चेक करेंगे जो प्रोसेस P3 है इसका बर्स्ट टाइम बचेगा 10, यानी कि सबसे छोटी प्रोसेस है। यानी कि अब मैं यहाँ से प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट करूँगा 30 से लेकर 40 तक, तो इसका बर्स्ट टाइम हो जाएगा यहाँ पर 0। अब उसके बाद जो प्रोसेस P2 है हम दोबारा से P2 को ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, टिल 40 से लेकर 45 तक, और इसका बर्स्ट टाइम बचेगा अब यहाँ से 10। और अभी भी आप चेक करोगे P2 जो है सबसे छोटी प्रोसेस है, तो मैं P2 को ही एग्जीक्यूट करूँगा टिल 55, और फाइनली फिर हम प्रोसेस P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, और इस केस में इसका जो कंप्लीशन टाइम जो यहाँ पर आएगा दैट इज़ 70, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा। अब ये सभी प्रोसेस हैं, इन सबका कंप्लीशन टाइम क्या है? प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम होगा हमारे पास 20, प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम होगा यहाँ पर 55, ऐसे ही प्रोसेस P3 वो होगा यहाँ पर 40, और प्रोसेस P4 वो होगा हमारे पास 7। और फिर इसका टर्न अराउंड टाइम, सो टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 20 माइनस 0 इज़ 20, 55 माइनस 15 इज़ 40, 40 माइनस 10 इज़ 10, 70 माइनस 45 इज़ 25, ओके। और इन सब का वेटिंग टाइम, सो दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, सो इट इज़ 20 माइनस 20 इज़ 0, 40 minus 25 is 15, 11 minus 10 is 1, राइट। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम होगा आपके पास दैट वाज 40 minus 10, दिस इज 20, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम एज अराइवल टाइम, राइट, सो दिस इज 10, और वेटिंग टाइम जो होगा दैट इज 0, ओके। और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोसेस P4, और यहाँ पर आपके पास आएगा 25 माइनस 15 इज़ 10, और इन्हें पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P2, तो P2 आपके पास आएगा यहाँ पर 15, तो 15 विल बी द करेक्ट आंसर। 15 जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, ओके। और ये भी गेट का क्वेश्चन है, दिस इज गेट 2007, ये 2007 का क्वेश्चन है, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी गेट का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ अराइवल टाइम एंड द बर्स्ट टाइम ऑफ 3 प्रोसेसेस। आपके पास 3 प्रोसेस है, एक प्रोसेस है P0, P1 एंड P2। द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट एल्गोरिथम इज यूज्ड एंड द scheduling इज कैरिड आउट ओनली एट अराइवल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेसेस। यानी कि अगर आपका शेड्यूलिंग तभी होगी जब भी एक प्रोसेस आपके पास आ रही है या फिर एक प्रोसेस आपके पास कंप्लीट हो रही है। सो व्हाट इज़ द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ 3 प्रोसेसेस, ठीक है। तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर क्या है? सो लेट्स सी। तो सबसे पहले दिस इज एन एंड चार्ट, तो हम टाइम 0 पर सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है जो कि P0, और हमने इसको 1 टाइम तक हमने इसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू प्रोसेस आ रही है एट 1 ms टाइम पे। तो यानी कि मैं इसको 1 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट किया, तो उसका बर्स्ट टाइम बचेगा अब यहाँ पर 8, राइट। अब यहाँ से प्रोसेस P1 आई, और P1 का जो साइज़ है वो यहाँ से सबसे छोटा है, राइट। तो मैं P1 से लेकर 2 तक ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर पाऊँगा, क्योंकि ये यहाँ पर गिवन है कि आपके पास शेड्यूलिंग इज कैरिड आउट ओनली एट अराइवल और कंप्लीशन ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। यानी कि अगर कोई प्रोसेस आ रही है तब आपको शेड्यूलिंग डिसाइड अपने यहाँ से करना होगा। और जैसे P1 जो है, P1 है 1 से लेकर 2 तक हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक नई प्रोसेस आ रही है और अब मुझे दोबारा से शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान दो, फिर भी इन तीनों में से सबसे छोटी प्रोसेस P1 की ही है, तो मैं यहाँ से P1 को एग्जीक्यूट करूँगा 2 से लेकर 5 तक, तो इसका टाइम बचेगा यहाँ से 0, ओके। नाउ अब हमारे पास P0 और P2 दोनों का जो साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ जो है वो यहाँ पर P0 का है, तो मैं दोबारा से P0 को एग्जीक्यूट करूँगा 6 से लेकर टिल 13, तो इसका जो बर्स्ट टाइम बनेगा दैट इज़ 0, और फिर फाइनली हम यहाँ से प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करेंगे टिल 22, ओके। अब इन तीनों केस में व्हाट इज़ द कंप्लीशन टाइम? तो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस P0 का कंप्लीशन टाइम होगा यहाँ पर 13, प्रोसेस P2 का यहाँ पर 22, और प्रोसेस P1 का, सो दिस इज
सो P1 का जो कंप्लीशन टाइम होगा यहाँ पर 5 एंड P2 होगा यहाँ पर 22. ओके, और इन दोनों का टर्न अराउंड टाइम, सो टर्न अराउंड टाइम इज गोइंग टू बी 13 माइनस 0 is 13, this is 4 and this is 20, and their waiting time, so waiting time is 13 minus 9 is 4, 4 minus 4 is 0, 20 minus 9 is 11. तो यानी कि अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कितना होगा आपके पास 4 प्लस 0 प्लस 11 डिवाइड बाई 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5. तो 5 होगा यहाँ पर एवरेज, राइट. सो यानी कि द करेक्ट आंसर हियर इज ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर है. ओके, सो आई होप दिस इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये भी गेट 2011 का क्वेश्चन था. ओके, तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और क्योंकि मैं बताया था कि हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको कवर कर रहे थे. सो आई होप यू लाइक द सेशन आपको अच्छा लगा होगा. नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय. एंड अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं विद टेक्स्ट बुक, देन प्लीज़ यूज़ माई कूपन कोड HKaushik सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. मेरा कूपन कोड का आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय. सर्दी का मौसम आ चुका है और आ गई है सुपर विंटर सेल. अगर आप भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, गेट, स्टेट पीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लेकर आया बेहतरीन ऑफर. सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा 90% तक का ऑफ और साथ ही साथ मिलेगी 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी. तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए.